जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे बच्चों, और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, ये पद्य की श्रृंखला में हम अध्याय 10 पे चल रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त आपकी क्लास के 10 के जो पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त दिए गए हैं बच्चों, इनसे हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और जीवन परिचय भी सीधा आ जाता है। चार नंबर का शायद आता है बच्चों, 4 या 5 नंबर का। तो ये 4 नंबर या 5 नंबर बहुत होते हैं, कम नहीं रहते हैं। और आपको लर्न क्या करना है, देखिए बच्चों, आपको बहुत ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। पिछली क्लासेज में हमने खूब चर्चा भी की है इसके बारे में। आप इस फ्लो चार्ट को भी फोकस कीजिएगा, मेन फोकस आपका इस फ्लो चार्ट पे होना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम अपने लक्ष्य हिंदी क्लासेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज प्रारंभ करते हैं मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय से। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय को हम खूब भली प्रकार से समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले तो हम फ्लोचार्ट को समझेंगे और उसके बाद इनके बारे में विशेष विस्तार से जानेंगे। जब विस्तार से समझे रहेंगे बच्चों तो सुने रहेंगे, 1-2 बार आप वीडियो को सुन लीजिएगा और इस जो फ्लो चार्ट है बच्चों, इसको कॉपी में बना लीजिएगा। भले आपके पास बुक हो और बुक में बना हो, लेकिन इसको अपने हैंड राइटिंग में कॉपी में अवश्य लिखिएगा और उसी कॉपी से आप रिवीजन कीजिएगा। देखिएगा 2 गुना तेजी से आपके दिमाग में ये चीज बैठेगी, क्योंकि आप जब स्वयं से लिखिए ना बच्चों, आप अपने हैंड राइटिंग में जब कोई चीज लिखते हैं तो वो आपका दिमाग और अच्छे से कैप्चर करता है। पढ़ते समय ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से चीजें समझ में आती हैं, पकड़ में आती हैं। और 2-4 बार 5 बार ऐसे बीच बीच में, सुबह शाम, पहले तो शुरुआती में खूब बार बार देख लीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो फैक्टेज है ना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कब किसका जन्म है, कब किसका जन्म है। तो इसलिए बच्चों आप इस पे मेन फोकस कीजिएगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम हो गया, मृत्यु हो गया, इन्होंने किस विधा में उपलब्धि हासिल की है, या इनकी भाषा कैसी है, किस प्रकार की शैली है, और इनकी मुख्य रचनाएं। अब मुख्य रचनाएं बहुत ज्यादा नहीं आएंगी बच्चों, आप 2 से 3 लिख देंगे तो बहुत है, लेकिन आपको 2-3 रचनाएं याद रहे उसके लिए बच्चों आप कम से कम 5-6 रचनाएं इनको रिवीजन लगाते रहिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम के समय में थोड़ा प्रेशर रहता है, लिखते समय का भी अभाव और होने की वजह से जल्दी जल्दी लिखने में तो कहीं कहीं दिमाग से उतर जाता है। लेकिन जब आप कई याद किए रहेंगे तो आपको 2-3 तो आसानी से फट से आ जाएगा और आप लिख देंगे। जैसे इसमें आसान है, देखिए, भारत भारती हो गया, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, किसान, ऐसे पंचवटी, ऐसे छोटे छोटे आप बार बार इसको रिवीजन किए रहेंगे तो आपके दिमाग में जैसे मैथिली शरण गुप्त आएंगे, उनकी रचनाएं फटाफट आ जाएंगी। रिवीजन पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा बच्चों। एक बार लिख लिए तो समझ लीजिए कि अब वो आपके पास एग्जाम तक आपको रिवीजन ही करना है, उसी से रिवीजन करना है। तो अब आइए बच्चों, हम सबसे पहले इनके डिटेल को समझ लेते हैं। जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना ही हमको याद होता रहेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इनके जन्म को देखते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म बच्चों 3 अगस्त 1886 को होता है। कब होता है? 1886 को होता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के आसपास के हैं। जब भारतेंद्र जी का सॉरी बच्चों, ये भारतेंद्र जी की मृत्यु के बाद इनका जन्म होता है। 85 में, 1885 में भारतेंद्र जी की मृत्यु हो जाती है और 1886 में इनका जन्म होता है। और 1888 में आपके प्रेमचंद जी का जन्म होता है। तो दोनों समकालीन हैं, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद जी। हम जिक्र इसलिए लिंक करके जोड़ते रहते हैं बच्चों कि आपको कहीं ना कहीं से सबके जन्म के बारे में थोड़ा थोड़ा दिमाग में बना रहे। देखिए, महादेवी वर्मा जी 1907 में जन्म लेती हैं और 1989 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1907 1989 घटाएंगे आप तो 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रेमचंद का 1850 में जन्म होता है, 1885 में ही मृत्यु हो जाती है। और नहीं बच्चों, ये क्या कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1850 में जन्म होता है, 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों, तो आइए अब हम इनके जन्म स्थान, मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, ज्यादातर कवि आप पाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश से। आप अपने सिलेबस में जितने मैक्सिमम कवि को पाएंगे तो उत्तर प्रदेश से। तो ये बच्चों चिरगांव है, झांसी में एक, वहां पर इनका जन्म स्थान है। और इनके पिता बच्चों सेठ रामचरण गुप्त थे। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। और बच्चों, इनकी मृत्यु जो है 12 दिसंबर और 1964 को हो जाती है। कब? 1964 को, 18
1886 में जन्म होता है और 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और किस विधा को इन्होंने अधिक मतलब प्रसिद्धि पाई है, लिखा है तो एक काव्य विधा पर ज्यादा इनकी पकड़ रही है। और भाषा कैसी रही है बच्चों, तो देखिए शुद्ध साहित्यिक तथा परमार्जित खड़ी बोली थी बच्चों। कैसी थी? शुद्ध साहित्यिक तथा परमार्जित खड़ी बोली थी इनकी भाषा। और देखिए बच्चों शैली, अब किस प्रकार की शैली है, तो शैली देखिए बच्चों ये प्रबंधात्मक, अलंकृत अर्थात अलंकारिक है, और उपदेशात्मक, उपदेश दिए हुए हैं, संदेश दिए हुए हैं, विवरणात्मक, विवरण किया हुआ है। तो ये सब मिक्स है, मिश्र यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, सब मिक्स ऐसे इनकी भाषाएं हैं, शैली है। और अब प्रमुख रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इससे सब संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके गद्य में भी बन जाता है, पद्य में भी बन जाता है। भारत भारती दे देंगे, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत यशोधरा इसे दे देंगे। द्वापर किसान कौन लेखक है? मैथिली शरण गुप्त हैं। और बच्चों इससे संबंधित विधा ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी, जैसे भारत भारती कौन सी विधा है पूछ लेंगे, साकेत कौन सी विधा है, इस प्रकार से। तो बच्चों देखिए भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, किसान, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी। भारत भारती, भारत भारती, साकेत और यशोधरा, द्वापर, किसान, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी। सिद्धराज, अनघ, रंग में भंग, झनकार, हिंदू, वन वैभव, नहुस। देखिए बच्चों नहुस एक उनका भी है, हरिश्चंद्र के पिता गोपाल जी का है, गोपाल नरहरि ऐसे कुछ नाम है उनका बच्चों, गिरधर, हाँ गोपाल गिरधर दास का। तो नहुस पहला उनका नाटक है। और देखिए आपके मैथिली शरण गुप्त ने भी नहुस लिखा है। और मौर्य विजय, कुणाल की गीत, मेघनाद वध, वीरहिरणी, वज्रांगना, झनकार, पृथ्वी पुत्र मैथिली शरण गुप्त, पलासी का युद्ध, ये सब बच्चों इनका। और इनको राष्ट्र कवि से क्या कहते हैं, राष्ट्र कवि साहित्य में क्या स्थान है, तो इनको राष्ट्र कवि के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, तो आपको बताया जाएगा कि ये क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया है इनके फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है बच्चों, इसको अवश्य बना लीजिएगा, आप कहना मानिएगा, ये नंबर का सवाल है बच्चों। और आपने दृढ़ संकल्प ले लिया होगा कि आपको मैक्सिमम अंक से सफल होना है, आप ये ठान लीजिए। क्योंकि बच्चों मान लेना हार है और ठान लेना जीत है। आप ठान लेंगे तो आप मैक्सिमम अंक ला सकते हैं, बस उस पर काम करना पड़ेगा। निरंतर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, बहुत ज्यादा नहीं कि उसी को प्रेशराइज कर लें दिमाग में, नहीं हिंदी नहीं, और सारे विषय को भी देखिए, लेकिन आप रोजाना का रोजाना सारे विषय को पढ़िए। ये पढ़ने का एक टिप्स है बच्चों कि आप रोजाना सारे विषय को पढ़िए, और जो भी पढ़िए उसको रात को सोते समय फटाफट रिवीजन करिए। देखिए बच्चों रिवीजन में कोई समय नहीं लगता, आप 1 घंटा सुबह पढ़े हैं उसको 5 से 7 मिनट शाम को रिवीजन करने में लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। जो आपने 1 घंटा निरंतर पढ़ाई किया, कोई भी विषय लिया निरंतर पढ़ाई किया, उसको आप रिवीजन रात में 1 घंटा सारे विषय का रिवीजन, ये आप एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, इसको अपना लीजिए लाइफ में अपने। रोजाना पूरे दिन का पढ़िए, रात में रिवीजन करिए, पूरे हफ्ते का पढ़िए, संडे को रिवीजन करिए, फिर उसके बाद 14 दिन पढ़िए, फिर अगले संडे को पूरे हफ्ते का रिवीजन, और फिर पूरे महीने का लेके पिछले जब आखिरी तारीख आए बच्चों 29, 30 और 31 नहीं आता तो 29 और 30, और नहीं तो 31 भी आता तो पूरे 3 दिन पूरे महीने का रिवीजन, उसके बाद फिर पहली तारीख से शुरुआत करें। इस तरह से ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है बच्चों पढ़ने के लिए, अच्छे अंक से सफल होने के लिए, इसको आप फॉलो करके देखिएगा। तो इसी प्रकार बच्चों हम बीच बीच में आपको पढ़ाई के से संबंधित ट्रिक्स बताते रहेंगे कि आप कम समय में और एक सटीक रणनीति बनाकर, सही रणनीति बनाकर पढ़ाई करिए। सबसे बड़ी अच्छी चीज तो यह है बच्चों कि आप दिन भर जो पढ़िए, जितना भी पढ़िए, रात को रिवीजन जरूर कर लीजिए। सोने से पहले 1 घंटा बैठिए, फटाफट रिवीजन करके कॉपी रख दीजिए, फिर सो जाइए। और सोते समय जब आप सो रहे हों तब अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, सारे 6 सब्जेक्ट होंगे आपके विषय में, एक क्लास 10 है तो आप 6 सब्जेक्ट को, हिंदी होगा, हिंदी में आपने क्या पढ़ा, आंख बंद कीजिए और हिंदी का नाम लिया, क्या क्या पढ़ा फटाफट, फिर अंग्रेजी, फिर इस तरह से बच्चों इसको फॉलो करके देखिए, आप हर नंबर में 90 प्लस लेके आएंगे, ये गारंटी है।
अगर इस नियम को फॉलो कर लिया तो। अब आइए बच्चों, इनके बारे में, मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम खूब विस्तार से समझ लें, जान लें। इसके लिए हमको इनके बारे में अच्छे से जानना होगा। अब आइए देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, जिला झांसी 3 अगस्त 1886 को होता है। बच्चों जितनी बार रिवीजन होगा उतना याद होगा। 1886, 1885 में भारतेंद्र जी की मृत्यु, 1888 में प्रेमचंद जी का जन्म, 1886 में मैथिली शरण गुप्त का जन्म। इस तरह से काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव रहा। किसमें? काव्य रचना में। आगे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार में राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। राष्ट्र कवि का सम्मान किस कवि को दिया गया बच्चों? तो मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्रपिता ने इन्हें संसद सदस्य भी मनोनीत किया। राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी ने। भारतीय का यह साधक 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को लोकवासी अर्थात मृत्यु हो जाती है बच्चों, स्वर्गवास हो जाता है। कब? 12 दिसंबर। जन्म कब होता है? 3 अगस्त। मृत्यु कब होती है? 12 दिसंबर। 3 अगस्त 1886, 12 दिसंबर 1964। 1886, 1964, 3 अगस्त, 12 दिसंबर। इस प्रकार से पकड़िए। गुप्त जी की जो रचना संपदा है बच्चों, कैसी है? विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत से इनको मिला है। इनको जो भी ख्याति मिली अर्थात बच्चों प्रसिद्धि जो मिली, जो रामचरित पर आधारित है। साकेत किस पर आधारित है बच्चों? तो रामचरित पर आधारित है। जय दरथवत, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अब आइए बच्चों, थोड़ा सा आगे और इनके बारे में हम जान लेते हैं कि यशोधरा एक चंपू काव्य है। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे, क्वेश्चन उठा होगा दिमाग में, चंपू काव्य किसे कहते हैं, क्या होता है? तो चंपू काव्य वो काव्य होता है बच्चों जिसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार की विधाएं दी होती हैं। गद्य में भी रहता है अर्थात कहानी में भी रहेगा, और पद्य में अर्थात कविता में भी चीजें रहेंगी, दोहा छंद से संबंधित। अब देखिए बच्चों, गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का भी वर्णन किया है। किसका? महात्मा चरित्र का वर्णन किया है। अब गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। ये काव्य संग्रह है बच्चों, काव्य नहीं है। भारत भारती क्या है? काव्य संग्रह। इसमें बहुत सारे काव्य लिखे हुए हैं, संकलित हैं, इकट्ठा हैं, जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। माइकल मधुसूदन की वीरांगना, बिरहिणी वज्रांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलासीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पद्य में मैं अनुवाद किया है। अर्थात बच्चों अनुवाद किया है। क्या किया? अनुदित है। कौन कौन? माइकल का मधुसूदन की वीरांगना, बिरहड़ी वज्रांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलासीर। नवीन चंद्र एक लेखक है, उनके पलासीर युद्ध का इन्होंने अनुवाद किया है। किसमें? पद्य में किया है। आगे फिर, देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता थी। क्या थी बच्चों? जो देश के कालक्रमानुसार जो बदलती भावनाएं थी, परिवर्तनशील जो समय था, तथा उसमें अपने विचारों को इन्होंने अपनी रचना में स्थान दिया। अर्थात जो बदलती दुनिया है उसमें इन्होंने अपनी रचनाओं में उस सब के बारे में कहा, लिखा। आगे बच्चों, छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र। देखिए बच्चों, जो छायावाद का समय था उसमें क्या था? लाक्षणिकता अधिक थी, कल्पनाशीलता अधिक थी। छायावाद में प्रतीकात्मकता थी। तो अब ये छायावाद जब आया तो तब भी इनका समय रहा, ये रहे वहां उस समय रचना करते थे, लिखते थे। तो उनमें बच्चों छायावाद के आगमन के साथ ही जैसे जब छायावाद आया तो गुप्त जी ने अपनी कविता में लाक्षणिकता, जो कि छायावाद की विशेषता है, और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई उनमें, उनके रचनाओं में भी। गुप्त जी का सुझाव भी गीत काव्य की ओर हुआ। झुकाव बच्चों, सॉरी क्षमा करें बच्चों, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर हुआ। प्रबंध के भीतर ही गीत काव्य का समावेश। प्रबंध के भीतर
क्या बच्चों, गीत काव्य का समावेश हुआ। उसके बाद में प्रबंध के भीतर ही गीत काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा, देखिए बच्चों, यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। आगे बच्चों, गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता रही कि गीत काव्य, अब देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा क्या कहते हैं, छोटा करना पड़ रहा, पर आप सुनने पर फोकस कीजिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिए चीजों को। के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें सरसता आई, गीत काव्य के तत्वों को अपनाया इसलिए सरल लगने लगा, सरसता आई, सुंदरता आई, पर प्रबंध की धारा की उपेक्षा नहीं हुई। मतलब जो प्रबंध जो कि काव्य, प्रबंध किसे कहते हैं बच्चों, जो प्रबंध काव्य, जैसे जो क्या होती, जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कृष्ण लीला हो गया, इससे संबंधित, इस पर आधारित जब कोई रचना की जाती है बच्चों, तो उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, हमने कहा ना कि ये जब छायावाद आते आते इनके भी कविता रचना में लाक्षणिकता आ गई, संगीत आ गया, लय आ गया, लय के तत्वों का प्रधान हो गया। आगे बच्चों, राष्ट्र प्रेम गुप्त जी कविता का प्रमुख स्वर है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है, अर्थात उनकी कविताओं में क्या था, राष्ट्र प्रेम अधिक था। क्या था बच्चों, कविताओं में राष्ट्र प्रेम क्या था, अधिक था। फिर उसके बाद में बच्चों आगे देखिए, भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है और इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम, देखिए बच्चों, भारत भारती में स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं के में परिणत हो गया, बदल गया। इनकी कविता में आज समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इनकी कविता में आज की जो समस्याएं हैं और विचार हैं उसके स्पष्ट दर्शन होते हैं और गांधीवाद तथा कहीं कहीं पर आर्य समाज का भी प्रभाव उन पर पड़ा था। अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। आगे फिर देखते हैं बच्चों, गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं। इनके सारे चरित्र क्या है, मानव है, मानव रूप में लिए हैं कि उनमें देव और दानव नहीं है। अर्थात इन्होंने राम जी को सामान्य मानव समझा और गौतम जी को, कृष्ण जी को इन्होंने मानव समझा, देवता नहीं समझा। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इनका मानना है कि जो श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, गौतम जी हैं, ये सब प्राचीन काल से और चिर अर्थात अनंत काल से हमारी श्रद्धा, मतलब हम इनके प्रति श्रद्धा रखे हुए हैं अपने मन में और इसीलिए वह जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए वह हमको जीवन में जीने के लिए नई नई प्रेरणाएं और ताकत, स्फूर्ति, साहस, हिम्मत प्रदान करते हैं। आगे कह रहे हैं कि साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं है, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता, रानक दे आदि रानियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है बच्चों। और इनकी निम्न दो पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि हैं, अमर कोश हैं बच्चों। देखिए क्या चीज है, आप धैर्य बनाकर चीजों को सुनते जाइएगा बच्चों। समय कम होगा तो आप फास्ट मूव करके सुनिएगा, पर 2 से 3 बार इसको सुन के और फिर उसके बाद इनसे संबंधित जो रचनाएं इन्होंने की है उसको पढ़ाएंगे और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। पूरा ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं छूटने वाला आपका।
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये वाक्य आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा बच्चों, 2-3 बार आप ऐसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, बार बार 2-3 बार, फिर है सुबह शाम, फिर जैसे जब खूब दिमाग में आ जाए तो कभी दूसरे तीसरे चौथे याद करते रहिए, मतलब रिवीजन, पन्ना पलटते रहिए, एकदम उसी को रटिए मत, बस पन्ना पलट के एक नजर ऐसे देखते जाइए हमेशा। कोई भी चीज है बच्चों, जैसे आपका कोई फार्मूला है, आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, साइंस में कुछ भी कोई भी फार्मूला छोटे छोटे हैं तो उसको आप कॉपी में ऐसे लिख लीजिए, फार्मूला करके ऐसे छोटे छोटे करके उसको रोज सुबह शाम ऐसे पलटिए। अब जैसे मान लीजिए रचनाएं हैं, अब रचनाओं के संबंध में बता रहे, अब आपको हमने रचनाओं में क्या किया, फ्लो चार्ट बता दिया, आप सिर्फ और सिर्फ इसी फ्लो चार्ट को बना लीजिए बच्चों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप सीधा फ्लो चार्ट को ऊपर ऐसे जैसे कॉपी में बनाया जाता है ऐसे ऊपर उतने बड़े में बना के उसको वर्गाकार में भर के और उसी को बार बार पढ़िए बस। एक मूल मंत्र है बच्चों, रिवीजन। सफलता का दूसरा नाम रिवीजन है बच्चों। बड़े बड़े अधिकारीगण इसी रिवीजन के बल पर आज शासन कर रहे हैं, जनता की समाज की सेवा कर रहे हैं, एक अच्छे पद पे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, पावर है, शासन है, जानकारी है, ज्ञान है, अपनों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों की भी सेवा कर पा रहे हैं। तो ये रिवीजन है बच्चों, फोकस कीजिएगा आप पढ़ाई पर। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। इन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है पर इनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं किया है। अर्थात ये कहने का मतलब यह है कि इन्होंने भी कल्पना, छायावाद की तरह इन्होंने भी कुछ काल्पनिक चीजें मतलब सोच के लिखे, पर क्या है कि जो मानवता है बच्चों, वो जो मानवता की जो स्वाभाविक व्यवहार है उसमें अत्यधिक नहीं कुछ इन्होंने कल्पना किया है। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति ही है बच्चों। आगे गुप्त जी खड़ी बोली की हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया और स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोगों से इनकी जो काव्य भाषा है उसमें वो जीवंत हो उठी अर्थात और रुचिकर हो गई। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में भाव सौंदर्य स्वाभाविक ही प्रयोग हुआ है बच्चों। प्राचीन के अलंकार को इन्होंने लिया है और वर्तमान के भी अलंकार को इन्होंने लिया है। सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की है, मतलब जितने प्रकार के छंद हैं सब में इन्होंने काव्य रचना की है। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। जो नई युगीन जो चेतना थी, इसका जो विकास हो रहा था उसके प्रति ये सजग थे, मतलब उसके बारे में भी अपनी रचनाओं में लिखते आ रहे थे। ऊपर पढ़ा नहीं किए, मतलब परिवर्तनशील थे, समय के हिसाब से ये भी बदलते रहते थे। इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी। हिंदी को श्रृंगार रस की दलदल से निकाल कर, ध्यान से देखिए बच्चों, हिंदी को श्रृंगार रस की दलदल से निकाल कर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को जाता है। मतलब जो श्रृंगार में था, आप तो समझ ही रहे हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। संयोग में तो प्रेम करने वाले मिलते हैं तो संयोग हो गया, वियोग में जब दोनों बिछड़ जाते हैं तो उसको वियोग कहते हैं। उस वहां से अलग होकर उसको छोड़कर इन्होंने राष्ट्रीय, मतलब भारत के युवाओं में राष्ट्रीय भावों को जगाया। तो यही बच्चों पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को जाता है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि थे। अब थोड़ा सा और धैर्य बना के बस बहुत थोड़ा सा सुन लीजिए बच्चों और देखिए इनको। प्रस्तुत शीर्षक भारत माता का मंदिर। अब जो आपको चैप्टर में दिया हुआ है उसके बारे में विस्तार से यहाँ समझ लीजिए। भारत माता का मंदिर, यह मैथिली शरण गुप्त ने भारत देश को भारत माता के मंदिर के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है।
भारत ऐसा देश है जहाँ सभी लोगों में समानता और सद्भावना, यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग किसी भेदभाव के बिना समान अधिकार और समान सम्मान के साथ रहते हैं। यह देश सभी तीर्थों का तीर्थ है और इस कविता में देश प्रेम की भावना को व्यक्त की गई है बच्चों। अब हम आप दिखा देते हैं बच्चों, देखिए भारत माता मंदिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और देखिए बच्चों, अब ऐसे ही विस्तार से हम इनके बारे में सुन लें। इसको 2 से 3 बार, आपके पास समय होगा तो नॉर्मल और नहीं समय होगा तो फास्ट मोड करके इसको अवश्य सुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैथिली शरण गुप्त चूंकि ये राष्ट्र कवि हैं तो इनसे जो भारत माता मंदिर है ये पाठ आपका इंपॉर्टेंट है। इससे आपके परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं बच्चों। और मेरा ये उद्देश्य है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, इसीलिए हम निरंतर मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके आपके पद को डिटेल समझा दिया जाए। उसके बाद बच्चों जब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवाएंगे, अभी तो हम निरंतर हमारा ये सिलसिला चलता है कि जो भी हम पढ़ाते हैं उनके सबसे पहले जीवन परिचय, जो उनके लेखक है उनके जीवन परिचय को विस्तार से समझते हैं। फिर उनसे संबंधित जो रचनाएं उनकी होती हैं, काव्य होते हैं, छंद दोहा जो भी होता है उसको समझाएंगे। फिर उससे रिलेटिव 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन वो अवश्य पूछे जाएगा, वो पढ़ाते समझाते हैं। अब ये सब कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम आपका संस्कृत का भाग पढ़ाएंगे और उसके बाद में व्याकरण और संस्कृत दोनों लगभग साथ में लेके चलेंगे बच्चों। और ये कंप्लीट कराने के बाद मैक्सिमम प्रयास हमारा यही है कि आपका जो एग्जाम है उसके हम 1 से 1.5 महीना पहले चीजें कंप्लीट करा लें, ताकि उसके बाद निरंतर प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चलेगी निरंतर। और जब ये व्याख्या आप समझे रहेंगे बच्चों, तो जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर आपको जरा सा आपके दिमाग से चीजें उतरेंगी नहीं और फिर आप अच्छे नंबर से सफल हो पाएंगे। तो बच्चों आप परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए। लास्ट में फिर हम आपको समझाएंगे कि आप परिश्रम करना, क्योंकि बच्चों सफलता त्याग परिश्रम समय मांगती है। आपको त्याग करना होगा किस चीज का? इधर उधर फालतू समय देने का, इनके उनके पास बैठने का, फालतू लोगों से बात करने का, मोबाइल में फालतू चीज देखने का, इसका त्याग करना पड़ेगा। अब ज्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम में। देखिए सितंबर बीत ही गया, अक्टूबर आपका आज कौन सा, आज 7 या 8 तारीख है। और उसके बाद में अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर जनवरी, मात्र 3 महीना है। अक्टूबर को छोड़ ही दीजिए, नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी या मार्च के शुरुआत में आपका एग्जाम होना ही है। आप जानते हैं लगभग यही सब डेट रहता है। तो बच्चों आप अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो सफलता है परिश्रम, मेहनत, समय, त्याग, तपस्या सब मांगती है। लेकिन ये जो परिश्रम कर लेते हैं बच्चों, फिर वो पूरी तरह निखर के आते हैं। फिर उनको लोग देखते हैं, कहाँ देखते हैं? गूगल पे सर्च करेंगे उनके बारे में, यूट्यूब पे सर्च करेंगे उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे, कौन थे, किस परिस्थिति में रहकर, और कौन है कि जो इतने अच्छे नंबर से पास हुए, सफल हुए। तो आप भी कर सकते हैं बच्चों, आप भी मैक्सिमम अंक ला सकते हैं। अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास कर लीजिए, जो कुछ है आप ही तो हैं। क्यों जो अच्छा नंबर लाता है उसके पास 4 कान होते हैं, 4 हाथ होता है? नहीं, उनके पास भी 2 कान 2 हाथ होते हैं, उनके पास भी उतने ही ब्रेन होता है। बस थोड़ा सा सीखने की क्षमता कुछ में कम कुछ में ज्यादा होती है। थोड़ा सा सीखने में जो होता है बच्चों, वो वातावरण, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है सीखने की गति, लेकिन सब में अपनी अपनी कला होती है, अपनी अपनी प्रतिभा होती है। अगर आप बच्चों मान लेंगे तो हार है, अर्थात आप मान लेंगे कि हमको सिर्फ पासिंग मार्क आ जाए, पास हो जाए, 2nd डिवीजन हो जाए, तो वही रहेगा। लेकिन अगर आप ठान लेंगे कि हमको नहीं टॉप ही करना है, तो टॉप नहीं करेंगे तो क्या बच्चों उसके आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। आप मान लीजिए कि हमको 100 का 100 लाना है, 70 का जो भी इसमें नंबर है पूरा का पूरा ले आना है, तो क्या आप उसके आसपास नहीं पहुंचेंगे? जो आप ठान लेंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो उसके आसपास तो अवश्य पहुंचेंगे। ये मेरा विश्वास है बच्चों, हमने इसको देखा अपने जीवन में अनुभव करके। इसलिए आपको हर एक लेक्चर में लगभग आपको कुछ ना कुछ टॉपिक और मोटिवेटेड चीजें बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको हिंदी विषय के प्रति एकदम जागरूक कर देना। क्योंकि बच्चों आप अन्य विषय को तो समय दे पाते हो, पर हिंदी को आप हल्के में ले लेते हो कि आसान है, चूंकि हमारी मातृभाषा है, चीजें पढ़ने से समझ में आ जाती है तो आसान लगता है। लेकिन यही क्या होता है कि एग्जाम के समय पर एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। अरे हमने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, ये नहीं हुआ, रट लेंगे, पढ़ लेंगे, हो जाएगा। नहीं, रट्टा मारने से क्या होता है बच्चों, दिमाग में एग्जाम के समय में प्रेशर बना रहता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दे देंगे
ऑप्शन दे देंगे, अब आप उसी में उलझे रहेंगे, अरे ये पढ़ा था, ये था। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा रोजाना देखते रहेंगे तो एकदम 101% कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। आपके सामने मैथिली शरण गुप्त आ गए तो उनका जीवन मृत एकदम डिट्टो आ जाएगा। 3 अगस्त 1886, 12 दिसंबर 1964, एकदम डिट्टो आ जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गए 1850, 1885, दिमाग में तुरंत बैठेगा बच्चों। आप ये बात ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए कि आपको ठान लेना है और निरंतर आप पढ़ने पर लग जाना है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सबको बोझ मत बना के रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और आने वाले समय में बच्चों हम एक पढ़ाई का एक टॉपिक हमेशा ट्रिक बताते रहेंगे आपको कि आपको कम समय में कैसे किस रणनीति को बनाते हुए और मैक्सिमम अंक सभी सब्जेक्ट के बारे में हम आपको डिस्कशन करते रहेंगे। ऐसे लेक्चर पढ़ाएंगे और अंत में 2 मिनट का 5 मिनट का वो ट्रिक बताते रहेंगे। आप उसको कॉपी में नोट करेंगे और अपने स्टडी टेबल पर जहां भी पढ़ते हैं, बुक किताब रखते हैं, जहां रह के बैठ के पढ़ते हैं। और एक बात और बच्चों, पढ़ाई आप हमेशा बैठ के कीजिए। आपको 3 घंटा पढ़ना, आप मात्र 2 घंटा पढ़िए, लेकिन बैठ के पढ़िए, स्ट्रेट बैठ के पढ़िए, एकदम सीधा बैठ के पूरे कॉन्सेंट्रेशन। आप समझ लीजिए कि अब जब आप मान लीजिए 2 घंटा घर पे आपको पढ़ना है तो अब दुनिया उस समय भूल जाइए, सबको भूल जाइए, आपका किताब और आप, और अपने दिमाग में भी मत लाइए। और एक बात बच्चों, और मान लीजिए पढ़ते समय आपको थोड़ा नींद आने लगे, या मान लीजिए मोबाइल उठाने का मन कर दे, कुछ और देखने का, या मोबाइल में पढ़ रहे हैं कुछ और देखने का मन कर दे, तो आप क्या करेंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों। तो आप क्या करेंगे? अपने मन से कहेंगे, अपने मन को समझाएंगे, नहीं मात्र 5 मिनट और पढ़ लें बस, 5 मिनट और पढ़ लें बस, 5 मिनट और पढ़ लें बस, सो जाएंगे, 5 मिनट और पढ़ लें बस, ये चीज देख लेंगे। देखिए बच्चों, इस ट्रिक को अपना के देखिए, 101% आपको काम आएगा, आपका पढ़ने में रुझान लगने लगेगा। तो आइए बच्चों, इस मोटिवेशन वाक्यों के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अब एक बार अंत में फिर कहना चाहेंगे बच्चों कि अगर इस वीडियो से आपको जरा से बेनिफिट हो रहा हो तो और बच्चों को भी शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत दूर दूर तक ये कोने को, हम चाहते हैं कि गांव के कोने कोने तक हमारा वीडियो चला जाए और हर उस बच्चे को इस वीडियो से लाभ मिल जाए। हम उस उन बच्चों के लिए जिसके लिए भी कर पाए, और हमारे पढ़ाने से किसी भी बच्चे का अच्छे से अच्छा अंक आ गया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी, बहुत ही लकी समझूंगी कि मैं आप लोगों के काम आ पा रही हूँ। और बच्चों, ये कुछ भी आपके मन में बातें हों पढ़ाई से संबंधित तो आप कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए बच्चों, अब हम इस वाक्यों के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में भारत माता का मंदिर के साथ। जय हिंद बच्चों।